जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ कुछ ऐसे हो रखे हैं जिसकी वजह से मैं रेगुलर कंटेंट वीडियो जो पॉलिटी के है वो लेकर नहीं आ पा रही हूँ। बट जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम्स में सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने का टाइम बाकी रहा है। 7th को BPSC होने वाला है और 15th को CDPO के एग्ज़ाम्स हैं। इस के रिगार्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो हमारा हो जाता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक BPSC ने कंडक्ट कर रखे हैं CDPO और BPSC के रिगार्डिंग, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी विद इन दिस मंथ। ओके, तो इस सीरीज़ में आज हम पहले टॉपिक को करने वाले हैं, पहले सेट को करने वाले हैं जिसका हेडिंग क्या है, CDPO 2018 के क्वेश्चंस है ये। और आइए एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस हम फटाफट देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 1815 में जो राम मोहन राय जी की पहली पुस्तक लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी, तो उस पुस्तक का नाम क्या है। तो वो पुस्तक आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका वेदांत ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फरेजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो आपको पता है कि फरेजी आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में। इसके नेता कौन थे, नेता हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, अब इसी आंदोलन के विरोध में तायूनी आंदोलन चलाया गया था जिसके नेता कौन माने जाते हैं, तो ये जौनपुर के किरामत अली तायूनी आंदोलन के नेता माने जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे। तो सर सैयद अहमद खान मुस्लिम शिक्षा के प्रवर्तक और एक समाज सुधारक माने जाते हैं। इन्होंने AMU की भी स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो सबसे बड़ा क्रिटिक था वो कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जमालुद्दीन अफगानी। तो सर सैयद अहमद खान के सबसे बड़े क्रिटिक कौन थे, जमालुद्दीन अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो किसकी सहायता करने के लिए गए थे। तो आपको पता होगा कि ये जो थे ये एक गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे जो साउथ अफ्रीका में रह के व्यापार करते थे और इन्हीं का केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। ओके, जिस केस को उन्होंने लड़ा भी और जीता भी। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया। ओके, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में पारित किया गया था और यह यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो था ये रेले की विश्वविद्यालय आयोग के रिकमेंडेशन के बेसिस पर किया गया था। नेक्स्ट, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो आपको पता है बंगला का जो नाटक है, जो बंगला भाषा में जो नाटक लिखा गया है नील दर्पण, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया है। और इसके लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रिंट सही से नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्कैन किया हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है नेट पे। मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो इसका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीवी मैकाले। आपको पता है इंग्लिश एजुकेशन के का जो स्टार्ट हुआ था रिफॉर्म इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन को लाने वाला कौन माना जाता है, तो मैकाले ही माना जाता है। और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, पंजाब हिंदू सभा जो थी यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो UN मुखर्जी और लालचंद, ये दो नेता थे जिन्होंने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना करी थी। इस हिंदू सभा का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म के प्राचीन विचारों का प्रचार प्रसार करना। और इसकी जो स्थापना थी ये कब की गई थी? तो 1909 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था? तो आपको पता है एका आंदोलन क्या था? एक बहुत हाई टैक्सेशन के अगेंस्ट एक आंदोलन था जो कि किसानों के गुटों के ही द्वारा चलाया जाता था। और इसके नेता कौन थे? नेता मदारी पासी और सहदेव इसके नेता थे। ठीक है, और यह जो आंदोलन था ये 1921 में कहाँ? अवध के क्षेत्रों में चलाया गया था जो आज यूपी में पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे इससे पूछा है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है इसे रेड शर्ट आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी आंदोलनकारी थे वो लाल रंग की कमीज पहना करते थे। एक चीज़ और, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में दिया गया था और ये एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें एक तरह का उपकर है, एक तरह का सब टैक्स है जो कि पूछा गया है कि जो जमींदार लोग कृषकों से लेते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको बेथी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, बेथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः याद रखें, यहाँ भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। पुनः याद रखें, अब ये झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन है, और ये किसका कथन है यही आपसे पूछा गया है। एक्सक्यूज मी। तो इस कथन का ये कथन देने वाले जो इंसान थे वो कौन थे? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा था। कब कहा था? तो 31 दिसंबर 1929 को कहा था। कब कहा था? 31 दिसंबर 1929 को जब इन्होंने झंडा फहराया था तब यह कथन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक हुआ करता है। जनरली हर पेपर में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से दिख ही जाता है। तो इसमें आपको बहुत ही क्लियर कट इसका आंसर है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। ये कथन किसका कहा गया है? तो जगदीशपुर के कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा आंदोलन, जो मुंडा विद्रोह हुआ था, उसके नेता थे। ठीक है, अब ये बिरसा मुंडा आंदोलन जो चलाए थे ये कब चलाए थे? तो 1895 से 99 तक आप याद रखेंगे। और इनके जो फॉलोअर्स, इनके जो अनुयायी हुआ करते थे, ये इन्हें धरती अब्बा का रूप मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी, तो वह कहाँ की गई थी? ठीक है, तो वह जो था देवघर में किया गया था और ये बंगाल डिवीज़न के विरोध में ही किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेराल्ड था, और ये बिहार हेराल्ड 1875 में प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब साप्ताहिक न्यूज़पेपर ये हुआ करता था। ठीक है, और इसके जो एडिटर थे, जिसके द्वारा ये शुरू किया गया था, वो कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 में बिहार के रविदास सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, तो 1928 में बिहार में एक रविदास सभा की स्थापना की गई थी, और इस सभा के स्थापनाकर्ता जो थे वो कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम जी थे। ठीक है, जो हमारे पहले यूनियन कैबिनेट में लेबर मिनिस्टर भी थे। ठीक है, और इन्होंने ही अखिल भारतीय दलित वर्ग की भी स्थापना करी थी। ठीक है, किसकी स्थापना करी थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? ठीक है, तो आपको पता है कि अंग्रेज़ों के समय जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे? नील की खेती करवाते थे, और अगर जितने भी किसान हैं उनको कंपल्शन कर दिया गया था कि आपको नील की खेती करना है। अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं तो आपको एक कंपनसेशन पे करना होता था, और उसी कंपनसेशन का नाम यहाँ पूछा गया है। तो उस कंपनसेशन का नाम क्या था? तो तवान। ठीक है, उस कंपनसेशन का नाम क्या था? तवान। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1835 में पहला ज़िला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आपके ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, और इसमें पूछा गया है कि 1835, जब उस समय जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमने मैकाले के अकॉर्डिंग, मतलब मैकाले के रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखा था, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो पहला ज़िला स्कूल खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था, और आज अगर आप देखेंगे तो ये पटना हाई स्कूल के नाम से आज भी ये स्कूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बनने के पहले किस पद पर आसीन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना नगर निगम के जो नगर पालिका हुआ करती थी उसके क्या थे? चेयरमैन थे, और इन्हें इस पद पर कब नियुक्त किया गया था? तो 1916 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ठीक है, तो टीपू सुल्तान की राजधानी, एक और आपको टर्म मिले, ये जो टर्म है इससे एक और क्वेश्चन बहुत ही कॉमन बनता है कि श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। हैदर अली जो थे वो उन्होंने ही श्रीरंगपट्टम को क्या किया था? राजधानी बनाई थी। ठीक है, किसकी? मैसूर की। इसके बाद 1782 में गद्दी पर बैठ गए थे।
कौन बैठ गए थे? तो हैदर अली बैठ गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में किसकी मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की। ओ सॉरी, 1782 में हैदर अली नहीं बल्कि टीपू सुल्तान यहाँ की गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, और टीपू सुल्तान की ही लॉर्ड वेलेस्ली के साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका एग्जीक्यूटिव हेड यानी कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो यह आर्टिकल 154 ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 154 में दिया गया है और ये कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्र सरकार का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 53 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनकारी किसकी होती है? ठीक है, तो आपको पता है 1 रुपए का जो भी 1 रुपए का नोट ये सिक्का होता है, उस 1 रुपए के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, यानी इसकी देनदारी जो होती है वो फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस डिपार्टमेंट की होती है। लेकिन इससे ऊपर जितने भी नोट आते हैं उन सब की देनदारी किसकी होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? ये टोपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और बोला गया है कि जो राजधानी क्षेत्र होती है इसमें मशरूम शैल का जो निर्माण होता है ये किसका उदाहरण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए अपघर्षण का एग्जाम्पल होता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वायु के द्वारा बनाया जाता है और इसको इंग्लिश में एब्रेशन कहते हैं। ठीक है, ABRASION, एब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखीय उत्पाद की है? ठीक है, यानी ज्वालामुखीय प्रोडक्ट जो वोल्केनिक प्रोडक्ट है उसकी विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भू अभिनति। भू अभिनति को इंग्लिश में हम जियो ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, और यह वोल्केनिक प्रक्रिया का रिजल्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? आपके पास जोड़े दिए गए हैं, ये पेड़ बनाए गए हैं, इसमें देखिए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, हम देखते हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हिडन हो सकता है कभी? नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर जब भी होगा तो कोई ऐसा जानवर होगा जो घास खाता हो या पेड़ पौधा खाता हो, तो वो तेंदुआ तो हो नहीं सकता। फिर थर्ड आपको दिया गया है गौण उपभोक्ता। ठीक है, गौण उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर तो घास खाएगा नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर जब होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, तो इसलिए ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको अपघटक यानी डिकम्पोजर दिया गया है, जो कि जीवाणु जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं, इसलिए आपका यह वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी 1 खगोलीय इकाई यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके किसके बीच की दूरी को कहा जाता है? तो देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो अर्थ और सन यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, जिसका वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को इजीली समझना चाहते हैं तो इसमें सीधे सीधे पूछा गया है कि E इज इक्वल टू MC का स्क्वायर, ये किसका दिया हुआ कंसेप्ट है जहाँ, ठीक है। तो E बराबर MC स्क्वायर आप सबको पता है किनका है, आइंस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो फ्यूल का केमिकल एनर्जी होगा उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा, तो ये करेगा गैल्वेनिक सेल, सॉरी ये करेगा ईंधन सेल, ठीक है, यानी फ्यूल सेल। ईंधन सेल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्यूल सेल। यह एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है, यानी कि कौन सा ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पेयर में कौन होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अधिवृक्क कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 डेसिबल से का प्रबलता स्तर संगत होगा, ठीक है, यानी 100 डेसिबल जो होगा उसका वो जो होगा वो किसके बराबर होगा इनमें से, ठीक है, किस तरह के साउंड के बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शंस है, मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, और एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के। तो इन सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शंस है आप इनके भी डेसिबल वैल्यूज ध्यान रखेंगे। क्या है इनका डेसिबल वैल्यूज, तो आम बातचीत का डेसिबल वैल्यू होता है 50 से 60 डेसिबल, ओके। जब हम फुसफुसाते हैं यानी विस्परिंग करते हैं तब उसका डेसिबल वैल्यू अप्रॉक्स 30 होता है, और 0 डेसिबल होता है जब पूरी तरह शांति हो। और ऑप्शन नंबर ए जो ऑडिबल साउंड यानी मात्र श्रव्य ध्वनि पूछा गया है, इसमें 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के साउंड आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा, ठीक है, यानी क्या कांस्टेंट होगा जब एक हॉरिजॉन्टल वृत्त में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसका क्या है जो कांस्टेंट होगा। तो वेग कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा भाई, तो कांस्टेंट जो होगा वो होगा गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो आर्टिफिशियल शुगर होता है, ठीक है, जिसका स्वाद शक्कर जैसा होता है, वो इनमें से कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड है वो, तो सुक्रोलोज, ठीक है, कौन सा है, सुक्रोलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। एग्जाम में नहीं है वाले क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है हमसे क्वेश्चन नहीं है पूछता है और हम हाँ का जवाब देकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है एरिथ्रोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन थर्ड ऑप्शन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है।
और ऑक्सीटोसिन जो दिया गया है ये कोई एंटीबायोटिक नहीं बल्कि एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ओके, नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। उद्भवन काल यानी कि हर एक बीमारी के सिम्टम्स आने का एक उद्भवन काल होता है। जैसे कोविड-19 के लिए आपको जब स्टार्टिंग में कोविड-19 होता तो 14 डे का क्वारंटाइन पीरियड देते थे। उस 14 डे में कम से कम 5 से 7 दिन लगता था ना कि उसके सिम्टम्स आने में, वही होता है उद्भवन काल। तो हेपेटाइटिस बी का जो उद्भवन काल होता है वह होता है 30 से 180 दिन, यानी 1 महीने से 6 महीने तक का वक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता दूं, हेपेटाइटिस जो होता है वो 3 तरह का होता है, ए, बी और सी, जिसमें से ए और बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और सी के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, जो हेपेटाइटिस होता है ये लीवर को अफेक्ट करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निःश्वसन का मतलब है एक्सपायरेशन। ठीक है, तो एक्सपायरेशन के समय डायफ्राम जो होता है वो गुंबदाकार का हो जाता है और चेस्ट कैविटी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जबकि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो चिपटा हो जाता है और चेस्ट कैविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुंबदाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? यानी आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से जो एयर पॉल्यूटेंट है वो कौन सी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब बारिश होती है तो पानी में मिलने के बाद एसिड ड्रेन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से किस मेथड से हम मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा गैम्बूसिया। गैम्बूसिया एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेता है, इससे उसका ग्रोथ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है विटामिन सी की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ऑडियोमीटर क्या नापता है? ठीक है, ऑडियो, यहाँ टर्म में ही आपको ऑडियो मिला हुआ है, दैट मीन्स ऑडियो इज समवेयर रिलेटेड टू साउंड। तो ऑडियोमीटर क्या नापेगा? ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हीमोग्लोबिन का कार्य है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। ये है क्या? तो ये एक आयरन बेस्ड प्रोटीन है। ठीक है, जिसकी कमी से एनीमिया होता है और इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा इनमें से किस में? देखिए, वर्क डन जो क्या होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, एक्सक्यूज मी, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जब बोला जा रहा है कि जो फोर्स है वो हम किस में ले रहे हैं? न्यूटन में, है ना, और जो डिस्टेंस है वो हम किस में लेंगे? मीटर में। यानी
जब वर्क डन निकालेंगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे जो न्यूटन मीटर होता है यही जूल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यानी इनमें से कौन से जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि कैडमियम रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी तीनों रेडियो एक्टिव है। इसके साथ ही कैडमियम का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किया जाता है, सोलर सेल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है, यानी कोई भी डॉक्टर किसी इंसान को डेड कब डिक्लेयर करता है, तो जब उपर्युक्त सभी होगा इसका आंसर, यानी कि जब नाड़ी गति बंद हो जाए, हृदय गति भी रुक जाए और आंखों की पुतलियों स्थिर हो जाए, यानी उनमें कोई भी प्रक्रिया न हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 45, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटनेस, जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है, अगर ये आपका आई है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका रेटिना है और ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रेज होती है, ये इमेज जो होता है वो आँखों के पहले ही बन जाता है। ठीक है, यानी यहाँ कहीं पे बन जाएगा। तो हमको अब यहाँ पे ऐसा कोई लेंस चाहिए जो कि इस रेज को क्या करेगी, डाइवर्ज करके रेटिना के ऊपर बनाएगी। और डाइवर्जिंग लेंस कौन होते हैं, तो कंकेव लेंस होते हैं। ठीक है, यानी मायोपिया का करेक्शन करना हो तो हमें कंकेव लेंस की ज़रूरत होती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष को ठीक करना हो तो कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, दो और होते हैं आई डिजीज़, प्रेस बायोपिया जिसमें बाइफोकल लेंस की ज़रूरत होती है, और एस्टिग्मेटिज्म जिसमें सिलिंड्रिकल लेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संघनन क्या है। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेपर होता है, किसी भी सब्सटेंस का वेपर स्टेट होता है, वो कूल करने पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 47, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, यानी नाभिकीय यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन रिलीज होता है, किसके कारण होता है ये, तो ये न्यूट्रॉन के रिलीज के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पीतल एक मिश्र धातु है, यानी पीतल एक तरह का अलॉय है जो किसका बना हुआ है, जस्ता और तांबा का। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, पीतल यानी जिंक प्लस कॉपर। एक और ब्रॉन्ज होता है जो कि कॉपर और टीन का बना हुआ होता है। फिर एक जर्मन सिल्वर भी आपसे पूछता है जिसमें कॉपर, जिंक और निकल तीनों होते हैं लेकिन सिल्वर नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लोहे का विशुद्धतम रूप, यानी इनमें से कौन है जो कि लोहे का एकदम प्योर फॉर्म होता है जिसमें कम से कम इम्प्योरिटी पाई जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो स्टील है, स्टील तो होगा नहीं, ये कार्बन और आयरन का अलॉय है। सेकेंड ऑप्शन आपका है कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा यानी पिग आयरन जो होता है इसमें 4% कार्बन होता है, तो 4% इम्प्योरिटी हो गई। फिर होता है आपका ढलवा लोहा, ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में 3% इम्प्योरिटी होती है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है, पिटवा लोहा जिसको रॉट आयरन कहते हैं,
इसमें 0.12% से लेके 0.25% तक ही इम्प्योरिटी होती है, इसलिए सबसे विशुद्धतम जो रूप होता है लोहे का वो पितवा लोहा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष याद रखिएगा, ये एक दूरी का यूनिट, ये एक डिस्टेंस का यूनिट है जो कि यूज़ किया जाता है हेवनली बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मापने में। ठीक है, और 1 लाइट ईयर जो होता है ये होता है 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है, और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है ये भी याद रखिएगा, वो पारसेक होती है। ठीक है, क्या होती है? पारसेक। एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने CDPO 2018 के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मैं 50 क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक साथ इतने लंबे वीडियो को बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 50 क्वेश्चंस के 3 वीडियो में आपको ये पूरी सेट कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखते रहिए और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।